बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा से ही झूठ का पुलंदा साबित होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं, क्या इसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री इससे पहले पहल नहीं कर सकते थे? मांगे जो उठ रही थी पंजाब के समान वेतनमान की, उसको अब घोषणा पत्र में शामिल करने का क्या मतलब है? उसमें कुछ कानूनी अड़चनें भी हैं। इसके साथ क्या घोषणा पत्र कमेटी जो है, जो डॉक्टर रामप्रकाश की अगुवाई में जिसने घोषणा पत्र को बनाया है, वो लोगों को अपने पक्ष में लामबंद करना चाहती है? उमेश जोशी जी, ऐसा है, लोकसभा चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि हम पंजाब सरकार के बराबर वेतनमान देंगे कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को और पुलिस वालों को। ये मांग आज की नहीं, बहुत लंबे समय से ये मांग उठाई जा रही थी। जब लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था, तो लोकसभा चुनाव से अब तक कई महीने बीत चुके हैं। हुड्डा साहब को ओबामा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। वो चाहते तो इसे इम्प्लीमेंट कर सकते थे, क्यों नहीं किया? कौन रोक रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? जब आप इतनी घोषणाओं को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, इसको भी कर देते। लेकिन कई जगह प्रदर्शन होते रहे, कई शहरों से अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी प्रदर्शन करते रहे। मैं वही बता रहा हूं कि लंबे समय से उनकी मांग है, और फिर आप पंजाब के बराबर कर्मचारी मांग रहे हैं। आपने कहा ठीक, हम पंजाब के बराबर देंगे। अगर पंजाब सरकार इतनी एफिशिएंट है वो, तो क्यों ना पंजाब जैसी सरकार यहां बन जाए। अकाली और बीजेपी मिलकर क्यों ना यह सरकार बना ले, तो वो सारे के सारे संकट दूर कर देंगे कर्मचारियों के। आप उनसे कहिए कि हम उनसे बेहतर वेतनमान देंगे, और अब तक नहीं दे पाए, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। लोग पंजाब को उदाहरण मान करके आपके सामने आते हैं, तो आपको तो लज्जित होना चाहिए था कि आपके बराबर के प्रदेश की सरकार आपसे बेहतर काम कर रही है, और फिर आप कह रहे हैं नंबर 1 है। ऐसे कितने ही मामले हैं जिसमें आपने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है, ठोस काम करना ही नहीं चाहते। जैसे यूनिवर्सिटी में चुनाव वाला मामला है, छात्र संघ के चुनाव है। आपका बेटा दीपेंद्र हुड्डा ये कहता है कि हम चुनाव करवाएंगे, और यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या पंजाब में कहीं भी चुनाव होते हैं तो वो प्रचार के लिए जाते हैं, अपने यहां चुनाव नहीं करवाना चाहते। यानी दूसरी जगह एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने यहां नहीं करना चाहते। अब घोषणा पत्र में यह कहने का क्या अर्थ है? चाहते तो आप बहुत पहले यहां शुरू कर सकते थे। फिर हर जिले में स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज से करीब 2.5 साल पहले मैंने हेल्थ मिनिस्टर राव नरेंद्र का इंटरव्यू किया, और मैंने एक सवाल उठाया जी कि आपके जितने बड़े हॉस्पिटल हैं वहां पर स्पेशलिस्ट की कमी है जी, और लगभग सभी हॉस्पिटल्स में, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में स्पेशलिस्ट नहीं है। उस कमी को कैसे दूर करेंगे? वो ठीक हुआ नहीं कि आपने वो आज तक ठीक नहीं हुआ, लेकिन नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे, बिल्डिंग इलाज नहीं करेंगी, डॉक्टर इलाज करेंगे। डॉक्टर आपके पास है नहीं, आज तक भर्ती नहीं कर पाए आप। हर जिले में कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे। क्या ये इकोनॉमिकली वाइबल है यूनिवर्सिटी खोलना? क्या ये प्रैक्टिकल है? हाँ, मैं वही कह रहा हूं, क्या प्रैक्टिकल है? डीपी कौशिक जी, क्या है ये? देखिए मनीष जी, जोशी साहब जो बात करें, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार जोशी जी से आगे भी हमें बातचीत करनी है। हमने कोई भी ऐसी घोषणाएं नहीं छोड़ी जो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिया था, उसको पूरा नहीं किया हो। अब जब बात आ रही है हॉस्पिटलाइज की, आज के हॉस्पिटल देख लीजिए आप, कितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में कितनी मशीनें, कितनी दवाइयाँ फ्री हैं, सब कुछ। हॉस्पिटलों का रंग देखिए अब कैसे रंग। पहले हमारा एक कार्यक्रम चलता है, आपका मंच, आपने उस पर गौर भी फरमाया होगा। हमने अस्पतालों की स्थिति दिखाई थी, और उस दौरान खबर बनाते हुए हमने देखा कि हरियाणा में अस्पतालों की हालत क्या है।
मैं नहीं सच्चाई मानता। क्या है? देखिए सर, हो सकता है कि नहीं सब कैमरे में कैद है, नहीं, हमारे मैं पास मानता रिकॉर्ड हूँ। है देखिए सर। हो सकता है सभी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है, किसी हॉस्पिटल में अगर मिल भी गया होगा आप मानते भी हैं, उसके बाद आप पैरवी सर, आप भी एक करते चीज हैं। देखिए, अब हरियाणा में इतने स्कूल हैं, इतने हॉस्पिटल हैं, इतनी मतलब हर उपमंडल में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। जरूरी नहीं कि आप गुड़गांव का हॉस्पिटल देख लीजिए, आप किसी फरीदाबाद का हॉस्पिटल देख लीजिए। आप सर आप देखिए मजा नहीं आ रहा, मैं हम ये आपको कह रहे हैं। हाँ। सुनते सर मनीष जी, आप बताइए, आप कितने हॉस्पिटलों में कितनी पहले गंद सड़ान कितना वो ऐसा रहता, आप बिल्डिंगों को देख लीजिए। आप डॉक्टरों की बात करें, अभी तो डॉक्टरों की कह कमी रहे है। थे उमेश जोशी जी कि बिल्डिंग से इलाज होगा क्या? सर डॉक्टरों की कमी बता रहा हूँ, डॉक्टर भी हमारे अभी के बार ऐसा नहीं है, कितनी क्यों डॉक्टरों कमी की है, उसके लिए काम क्यों नहीं हो रहा है? ये अनाप शनाप बातें करके क्या मरीजों की हालत ठीक हो पाएगी? तीमारदार जो घंटों लाइन में लगे रहते हैं, गर्मी में परेशान होते हैं, और कई जगहों से तो ये खबर आई, मैं करनाल की बात आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे जो बड़ा अस्पताल है ना, कल्पना चावला के नाम पे है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ पे तीमारदार बैठे हुए थे और बाहर जो पानी की व्यवस्था होती है वहाँ पे पानी नहीं है। भीषण गर्मी वाले दिनों की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब बताइए, जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे कोई बात होती नहीं है, और आप किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? मनीष जी, सारी बातें आप अगर ये मुख्यमंत्री भी छोड़ दे, सरकार के ऊपर छोड़ दें, ये कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं। देखिए मैं आपकी बात मानता हूँ, पर कुछ चीजें ऐसी भी आ जाती हैं कि अनसडनली जो चीजें हो जाती है ना, कौशिक जी, कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं मानते हैं? नहीं आप जोशी जी, मैं बता रहा हूँ, अनसडनली जो बातें हो जाती हैं, किसी को एक मुद्दा उठा आपने लेके बैठ गए, अग्नि यार ये नहीं हुआ, अरे हमने तो सारे मोर्चों पे स्कूलों की बात आपने खुद ही कही कि स्कूलों में भी हालत खराब है। तो स्कूलों में जब बुनियादी शिक्षा बदहाल है, अब कैसे इंजीनियर डॉक्टर बना लेंगे? कौन कौन से शिक्षण संस्थानों की बात कर रहे हैं, किस बुनियाद की बात कर रहे हैं? सरकारी स्कूलों में आप देखेंगे ना, पहले के हालात देखिए, 10 साल पहले के सरकारी स्कूलों देखिए। मैंने खबर बनाई है सर, मैंने खुद से खबर लिखी है, मुझे मालूम है अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आती टीचर हैं। हमने भर्ती किए, 35,000 टीचर हमने अभी भर्ती करके दिए। आप देखिए सारे स्कूल अपग्रेड कर दिए, +2 के सारे 8वीं और 10वीं और +2 का हमने जो दिया हुआ है। कौन से आपने आधा अधूरा सच बोलना, झूठ बोलने से मॉडर्न स्कूल भी हमने खोले हैं सर, सारे क्या नहीं किया बताइए। अमित नेहरा जी जो बोल रहे हैं डीपी कौशिक जी, आप सहमति जताएंगे इनसे? ये स्कूल की जो समस्या है एक सामाजिक समस्या भी है। अब देखिए, मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, अस्पताल स्कूलों की बात कर रहा हूँ। देखिए हमारी चर्चा जो है बहुत सीधी है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हमें काम करना चाहिए वहाँ पे हम फोकस ना होके, जी मान लीजिए मैं 8वीं में पढ़ता हूँ, मैं ये ना कहूँ कि 10वीं का बोर्ड पास करूँगा, मैं सीधे कहूँ कि ना मैं BA पास करूँगा, तो ये लॉजिकल बात नहीं होती है। घोषणा पत्र के संदर्भ में अब देखिए, एक सामाजिक समस्या है ये, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा का जो है मामला, चिकित्सा का मामले में आ जाते हैं। गवर्नमेंट ने कई बार डॉक्टरों के लिए आवेदन मंगाए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनका वेतनमान इतना कम है। आज के दिन अगर कोई डॉक्टर बन के आता है, अगर सरकारी में उसका एडमिशन हो जाता है तो थोड़े सस्ते में बन जाता है, नहीं तो MBBS करने पे ही उसका 50 लाख के आसपास खर्च हो जाता है। 50 लाख के साथ साथ उसको कितना और खर्च करना पड़ता है, तो उसके मुकाबले वो बेहतर समझता है कि बाहर कर ले। ये भी है जी, यही नहीं है जी, ये सामाजिक समस्या नहीं है जी, ये सरकार की समस्या है। जो उन्हें पता है कि हमारा वेतनमान कम है, बिल्कुल, तो वेतनमान क्यों नहीं रिवाइज करती सरकार? सुनिए, उसमें आगे फिर क्या है कि दूसरा क्या है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी एक बड़ा कारण है हमारे इसमें। जो सरकारी चिकित्सा विभाग है उसमें डेंट मारने के लिए। अगर देखिए, एक बात ऐड करूंगा यहाँ पे, ऐसा क्यों है फिर जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनको प्राइवेट स्कूलों से, प्राइवेट अस्पतालों से खतरा ही क्यों हो? अगर हम वाकई में गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वाकई में हम नंबर 1 हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम इस लायक तो दुरुस्त बना दें कि ठीक है, हमें उनसे प्रतियोगिता नहीं करनी है, लेकिन जो फौरी जरूरतें होती हैं वो वहां पे पूरी हो सके। अधिकांश जनता उन स्कूलों में, उन अस्पतालों का रुख करती है। मैं नहीं कह रहा, मैं क्वालिटी चिकित्सा की बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं वो तो पूरी कर सके ना। इसके अलावा मनीष जी, जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से कंपटीशन है या उनका वेतनमान कम है, डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं मिलते। जनता को डॉक्टर चाहिए, कैसे भी हो,
जनता चाहती है कि हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट भी हो, जूनियर डॉक्टर भी हो, सारी सुविधाएं हो, एक्सरे की भी सुविधा हो और दूसरे जो है टेस्टिंग की भी सुविधा हो। उससे बाहर क्यों जाना पड़ता है? मुझे तो लग रहा है कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करके हमें फील हो रहा है कि ये सारी चीजें भी अस्पताल में होती हैं। पंकज जी, जब हम अस्पतालों में जाते हैं तो ये सिर्फ चर्चा करने में अच्छा लग रहा है कि हाँ अस्पताल में ये उपकरण भी है, लेकिन नहीं होता है। अब जाके अगर ये पॉसिबल नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं सरकार को, तो फिर इस मैनिफेस्टो में ये सारी बातें लिखने की क्या जरूरत है? फिर आप गुमराह मत करो जनता को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इसमें आप देखिए चिकित्सा के उसमें मैंने काफी हद तक देखा। विजय दीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ बोल लीजिए आप। उसमें क्या है कि अगर डॉक्टर आ भी जाते हैं, सिलेक्ट हो भी जाते हैं, तो आधे से ज्यादा टाइम उनका कोर्टों में व्यतीत होता है। जो गोल्डन पीरियड होता है उनका, मरीजों के देखने का समय होता है, उस टाइम वो कोर्ट में होते गवाही के चक्कर में, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है और चोट की होती है MLR रिपोर्ट। तो उसके लिए सरकार ने एक नया कैडर भी शुरू करने का प्रयास किया है कि वो डॉक्टर ऐसे होंगे जो सिर्फ कोर्ट में ही जाएंगे, कुछ डॉक्टर होंगे जो सिर्फ देखेंगे। तो इसके लिए एक बड़ी योजना बनाने की जरूरत है, ना कि घोषणा पत्र में लिख देने से कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इसके लिए यहाँ पे रियल मैनेजमेंट की जरूरत है और उसमें समाज को भी सहभागी होना पड़ेगा। हाँ, फंक्शनिंग का एक तरीके से स्टाइल ही नहीं मालूम है आपको, गवर्न कैसे करना है। विजय दीप जी, हाँ जी, घोषणा पत्र पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। 2-3 बातें ऐसी हैं जिसपे हमें विसंगति नजर आ रही है, जैसे कि पंजाब के समान वेतनमान देने की बात हो। हमारा सीधा सा कहना है कि इन 10 सालों में आखिर ऐसी क्या दिक्कत रही जो आपने इस पे अमल नहीं किया, जो अब आप तीसरे कार्यकाल के लिए इसे छोड़ रहे हैं। छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर क्या दिक्कत रही? अब आप अस्पतालों को और बढ़िया बनाने की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। जहां पे अभी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहां पे हम दुरुस्त क्यों नहीं हो सके, जो अब हम आगे की बात कर रहे हैं? देखिए मनीष जी, एक एक करके चर्चा आपने की है, सभी आप लोग अपने कमेंट्स भी बात कर चुके हो और काफी अच्छे कमेंट्स जोशी जी ने और सभी ने बोले हैं इस पे। नेहरा जी ने भी काफी अच्छी बातें इन पे बोली हैं, ये जो प्रैक्टिकलिटी और प्रदेश के बारे में कैसे रियल डेवलपमेंट पे सोचना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो चीज इनको करनी थी तो वो कम से कम एक मर्यादा भी होती है, एक शर्म भी इनको रखनी चाहिए कि जो वेतनमान में जितनी विसंगतियां, सारे कर्मचारी जो है रोज मुख्यमंत्री की कोठी को घेर के वहां रोहतक में जाम कर करके रखते हैं। चौड़ी सड़कों को भी उन्होंने कर्मचारियों ने जाम किया। हाँ, इसको उठाया था हमने कि इसी को लेकर ये प्रदर्शन होते रहे। और जो है आप ये मेडिकल की बात करते हैं, ये आप मेडिकल में ये देखिए रोज तो रेजिडेंट डॉक्टर्स वो स्ट्राइक करते रहते हैं। नर्सिस की अपनी समस्याएं हैं, नर्सिस की एसोसिएशंस को पूछिए कि वो क्या उन्होंने उनको वो सरकार से कभी उन्होंने सहमति पिछले पूरे 10 साल में कभी दी है? तो और कौन से मेडिकल और किन की बात ये कर रहे हैं कि देखिए और कोई सुविधा की अगर मैं बात करता हूं तो हमने जैसे ये उठाया था कि तो शाम में जो खनन होता है उससे रेत उठता है और रेत से उठने वाली जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में इन्होंने कहा। ये लोग ये मतलब अगर इनको कोई जो सिस्टम है कि भाई जनता को कहाँ पे किस तरह की क्या समस्या है तो वहां कुछ करना है, या एम्प्लॉयज को कब अगर इनको कुछ देना भी था तो कम से कम ये डिक्लेयर तो ना करें, सरकार आ जाती है तो ये दे दें, क्योंकि इनकी सरकार तो 10 साल रही है, इन्होंने दिया नहीं। अब आगे कौन से हरियाणा में ऐसे रिसोर्स ये डेवलप कर देंगे कि जिससे ये पंजाब के समान वेतनमान दे सकेंगे? अगर इनको देना था तो वो पहले से दे सकते थे। अगर ये 10 साल में नहीं दे पाए तो इनके पास वो कौन सा विजन है कि जिससे ये बजट में बढ़ोतरी बढ़ा देंगे और फिर ये दे पाएंगे? तो ये इनका एक सिर्फ वोट को, मेरे ख्याल में तो एम्प्लॉयज सारे एम्प्लॉयज इस बात को समझ सकते हैं कि कौन इनके भले की बात कर सकता है जी। दूसरी बात, शिक्षा में आपने बात कही है, शिक्षा में देखिए एक सबसे बड़ा जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग में सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो गरीब परिवार इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको शिक्षा में बराबर का हक मिलना चाहिए। इस बात पे सारा देश एक तरफ हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अकेले
जो है हमारे पास लिखित में, मैं आपको ये लिखित में हमारे पास प्रूफ है कि विधानसभा में ना तो उन्होंने अपनी बात रखी और 25% से 10% कर दिया, और स्कूलों वाले भी ये चिल्लाते रह गए जी इनके हमको फीस तो कुछ दे दो, ना उनको कोई फीस दी। तो ये कौन सी तरफ शिक्षा का सुधार करना चाहते हैं? इन्होंने तो स्कूल वालों की मदद की और न ही गरीब परिवार से जो बच्चे आ रहे हैं उनकी मदद की। मैं कैलकुलेशन से बता देता हूं आपको कि पूरे प्राइवेट स्कूलों में जो है 24 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 25% के हिसाब से भी उनको अगर देते हैं तो 25% बच्चे अगर फ्री पढ़ेंगे तो 6 लाख हो गए। 6 लाख बच्चों को सारे प्राइवेट स्कूल को अगर 1000 रुपए एक स्टूडेंट पे अगर गवर्नमेंट देती है तो करीब करीब आप ये मानो कि कितना बनता है, महीने का 600 करोड़ का बजट बनता है, साल का ये 720 करोड़। कुल मिला के आपका कहना है कि सही घोषणा पत्र नहीं है। पंकज कुमार जी, प्रैक्टिकलिटी तो जनता को पता है, किसी भी क्षेत्र में जो ये करना चाहते थे वहां तो इन्होंने किया नहीं। घोषणा पत्र के जरिए जनता को बहकाना चाहते हैं जी। अगर इनको करना था तो जो नहीं, जनता समझदार है सर, जनता समझदार है, वो किसी के बहकाने से नहीं बहकती है। बताना चाहूंगा एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो बजट था वो 3600 करोड़ का था। जी जी, विजयदीप जी, गरीब परिवारों से जो सभी स्टूडेंट है उनके लिए ये 10% पे जो इनको स्पेंड करना था, अगर 10% पे स्पेंड करते तो साल का बजट 300 करोड़ करीब आता है। जी हाँ, जी हाँ। इन ये जो बातें उठ रही हैं इस पे विचार क्यों नहीं हुआ है डीपी कौशिक जी? देखिए, आप ये क्यों नहीं, सरकार ने जो 25% वाला हर स्कूलों में लागू किया सर। हम तो नहीं मना कर रहे, कौन सा स्कूल मना कर रहा है? हमने कहा अगर कोई नहीं देता उसके हम कार्रवाई करेंगे। शिक्षा मंत्री का भी, मुख्यमंत्री का भी उनका बयान आया था इसका भी, जो भी ऐसा स्कूल करता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सभी बीडीओ जो हमारे डीओ हैं उन स्कूलों को आदेश दिए हुए हैं, जितने भी अधिकारी हमारे को। तो ये जो कह रहे हैं बातें कि भी प्राइवेट में करना चाहिए था, आप आज देखिए आज स्कूलों की हालात, स्कूलों में क्या बच्चे नहीं है? आज सरकारी हॉस्पिटल में कितने पेशेंट, पहले तो जाते भी नहीं थे, कोई चेक कराने के लिए कहता है नहीं यार वहाँ इलाज नहीं होगा। आज वहाँ पर लाइन लगी रहती है। अगर लाइन लगी रहती है तभी तो, अगर हॉस्पिटल अच्छे हुए तभी तो पेशेंट जाते हैं सर वहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास, बेचारों के पास प्राइवेट में खर्च करने के लिए पैसे नहीं, इसलिए मजबूरी में वहां जाते हैं। और इससे उम्मीद से मैं आपको कल लेके चलता हूँ। देखिए, मैं भी उस हॉस्पिटल में गया हूँ, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, हाथ की हड्डी बहुत। वो जोशी जी को तो नहीं लेंगे। सुनिए, कौशिक जी की बात से सहमत हूँ। बजट बड़ा आया है, बहुत बजट। अगर आप 10 साल पहले देखें तो सरकारी हॉस्पिटलों की हालत बहुत ही जाते नहीं देखो लोग यार। आज मैं मेरा जी मुझे एक बात बताओ, रुपए की वैल्यू कम हो गई है, मरीजों की संख्या बढ़ गई है, उस प्रोपोर्शन में अगर बजट बढ़ाया गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं की इन्होंने। जोशी जी, अगर दवाइयां देखें ना, वहां पे इतनी 100 से ज्यादा दवाइयां हर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। फ्री मिलती है, हॉस्पिटल में दवाइयां ही नहीं थी। मैं बताऊं, फ्री मिलती, वो भी सारी फ्री मिलती। थोड़ा सा स्वास्थ्य में सुधार हुआ है जहाँ पे अगर हम ये कह सकते हैं कि नहीं मिलती है। आप बहुत आम होके जाइए अस्पतालों में और फिर अस्पतालों की हालत देखिए। पंकज जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप जोशी जी के लिए कह रहे हो, उमेश जोशी जी के लिए, कि आप ले जाके उन्हें दिखाएंगे, आपको सहूलियत मिल सकती है, उमेश जोशी जी को मिल जाएगी, हो सकता है मुझे मिल जाए। लेकिन जो आम आदमी, बिल्कुल रूट का आदमी है, वो इन सुविधाओं से बहुत दूर है। क्या उनको दवाइयां फ्री नहीं मिलेगी? नहीं, जैसे उनका इलाज नहीं होगा। जैसे उमेश सर ने ये बताया कि बिल्डिंग बना देने से इलाज बढ़िया नहीं हो सकता है, यही सच्चाई है। सरकार ने बहुत ज़्यादा बजट कर दिया, बहुत सुविधाएं दे दी, लेकिन क्या वो आम आदमी तक पहुंच पाती हैं? सवाल ये है। होता क्या है, जैसा कि नेहरा जी ने बताया कि बहुत ज़्यादा बजट बढ़ गया। अगर आप ज़मीनी स्तर पे जाके देखेंगे, दवाइयों की लिस्ट 100 की होती है, लेकिन अगर आप इलाज करने जाते हैं तो वो सारी दवाइयाँ आपको वहाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि वहाँ से उन दवाइयों को ब्लैक में बेच दिया जाता है। ये सारी समस्याएं भी उन अस्पताल, बजट बढ़ा देने मात्र से। अमित मीना जी, इस पे फिर एक चर्चा हो सकती है, घंटे भर की चर्चा हो सकती है, 2-3 बातों घंटे भर की चर्चा हो सकती है, चलते चलते और बातें हो जाएंगी, करेंगे इस पे। आज बढ़िया रहा कि बजट बढ़ा देने मात्र से क्या उद्धार हो जाएगा आम आदमी का, या बजट बढ़ा देने से उद्धार किसी और का भी होता है। जो बजट बढ़ाता है उसका, और जो लोग उसके पाए होते हैं उनका उद्धार होता है। चलते चलते 2-3 बातें और हैं।
एक दो बातें सर। हाँ आप बताइए, आप बताइए। एक तो एक बड़ी अटपटी सी बात लगी, सभी 90 हलकों में विकास के लिए तैयार होगा रोड मैप। 10 साल में रोड मैप क्यों नहीं तैयार हुआ? अब रोड मैप तैयार होगा तो इम्प्लीमेंट कब होगा उस पे? तो 20-30 साल और चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या है कि एक हर जिले में यूनिवर्सिटी होगी। अभी जितनी यूनिवर्सिटी हैं, क्या उनका संचालन अच्छी तरह से हो रहा है? एक छात्रा आत्मदाह कर रही है, साथ में 2 और उसके सहयोग कर रही हैं। 150, 300 बच्चों को एब्सेंट दिखाया जा रहा है, उस पे सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो 21 यूनिवर्सिटियों को कैसे देखभाल करेगी? बहुत मुझे लगता है कि रोड मैप का उनको अर्थ ही नहीं मालूम। वो शायद ये समझ रहे होंगे कि पहले तो रोड बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसका मैप बनाना पड़ेगा। शायद इसका अर्थ ये। लेकिन एक अटपटी बात जो मुझे लगी हास्यास्पद, वो ये कि प्रत्येक जिले में स्थापित हो गए महिला बैंक नहीं, किसान मॉडल स्कूल। ये किसान मॉडल स्कूल क्या है? इसमें किसान पढ़ेंगे या किसानों के बच्चे पढ़ेंगे? ये समझ में नहीं आ रहा। क्लियर करना चाहिए ये। और दूसरी बात, अगर किसानों के बच्चे पढ़ेंगे तो बाकी रेगुलर स्कूल क्या करेंगे? वहां तो किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। और अगर किसान पढ़ेंगे तो किसान खेतों में काम कब करेंगे? मतलब कुल मिला के यही हुआ कि विरोधाभास है। उसको भी आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू सर। अमित नेहरा जी, पंकज जी, डीपी कौशिक जी, उमेश जोशी जी, विजयदीप जी, इस पूरी चर्चा में बने रहने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र एक तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लुभाने का प्रयास किया गया। जो काम सरकार पहले कर सकती थी वो अब बता रही है कि हम आएंगे तब करेंगे। लोग क्यों यकीन करें? और ये विरोधाभास क्यों है? जो 2-3 बातें अभी सामने आई। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार। बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा से ही झूठ का पुलंदा साबित होता है।